हाय बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। मेरा नाम हर्ष है और मैं आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर हूं। तो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक बार और सॉल्व करवाया है, डिफरेंट सेट करवाया था। इसी चैनल पे डिटेल्ड सॉल्यूशन वाली क्लास लगी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। और ये जो सेशन होने वाला है, ये इसमें हम कोई और सेट यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। वो जो सेट था वो था 6611। आज वाला जो सेट है वो है 6621, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट अटेम्प्ट करने का नजरिया और तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो भाई, जब भी मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूं, मैं ऐसे सॉल्व करवाता हूं जैसे मैं खुद स्टूडेंट हूं, और एक स्टूडेंट की तरह ही मैं सोचता हूं कि अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं आपको किस तरीके से मतलब मेरा क्या अप्रोच होता पेपर को सॉल्व करने का, मैं कितना टाइम लेता और क्या मेरा एनालिसिस होता पेपर सॉल्व करते समय, किस तरीके से मैं केस स्टडीज को पढ़ के उनको समझ के उनके आंसर्स को लिखता। तो मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करवाता हूं जैसे आप लोग खुद पेपर सॉल्व करके आओगे। तो ये है बेटा ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर बिजनेस स्टडीज का सीबीएसई बोर्ड की तरफ से है। आप यहां पे देख सकते हैं, पहले तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 80 नंबर का ये पेपर है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो यहां पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हम लोग इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। यहां पे भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पेपर में 34 क्वेश्चन है और 10:30 बजे पेपर शुरू होगा। मतलब जब भी ये शिफ्ट हो रहा होगा 10:30 बजे पेपर शुरू होगा, 10:15 बजे आपको ये पेपर दे दिया जाएगा। कॉपी खोलने का टाइम आपका 10:30 बजे का, यानी कि 15 मिनट आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं भाई क्या कुछ लिखा हुआ है यहां पे। तो भाई यहां पे लिखा हुआ है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लेना। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि भाई यहां पे लिखा हुआ है कि 34 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 34 क्वेश्चन में 3 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी होंगे। 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको 50 से 75 वर्ड लिखने हैं, 4 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड लिखने हैं और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको 200 वर्ड्स लिख के आने हैं। तो बेटा आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने पॉइंट्स लिख के आने हैं किस क्वेश्चन में। यानी कि मान लीजिए कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना लिख के आना है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने सॉल्व कर दिया, नंबर मिल गए। लेकिन सर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चन के अंदर कितना लिख के आए। तो बेटा कंफ्यूजन की सारी बात कहानी ही यहां पे नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आपको बता रहा है कि 3 मार्क में आपको 50 से 75 वर्ड लिख के आने हैं, 4 मार्क में 150 और 6 मार्क में आपको 200 वर्ड से ज्यादा बच्चों लिख के नहीं आना है। अगर आप उससे ज्यादा लिख के आ रहे हो ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक सिंगल क्वेश्चन पे, और फिर अगले क्वेश्चन पे आपको टाइम कम जो है देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो को। और मैं आपको सबसे पहले शुरू करूंगा एमसीक्यूज से और आपको 20 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। ये सारे एमसीक्यूज एक एक नंबर के होंगे। तो चलिए पहला एमसीक्यू हम लोग रीड कर लेते हैं। आकाश वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एलाइट एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट्स। बेटा आकाश नाम का एक इंसान था। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूं आपके लिए, थोड़ा और जूम कर दे रहा हूं। हाँ, आकाश वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एलाइट एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट्स। आकाश नाम का जो एक बंदा था वो प्रोडक्शन मैनेजर की तरह काम करता था एलाइट एंटरप्राइजेस में, जो कि एलईडी लाइट्स बनाते थे। अब बेटा फेस्टिव सीजन चल रहा था, दिवाली वगैरह का सीजन चल रहा होगा। देयर इज लॉट ऑफ डिमांड फॉर देयर लाइट्स। उनकी लाइट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई थी। आकाश वॉज गिवन द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। आकाश को टास्क दिया गया कि 100 यूनिट बनानी है और एक यूनिट की कॉस्ट 200 रुपए पर यूनिट की होनी चाहिए और 5 दिन के अंदर अंदर बनाना है। यानी कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सबसे पहले 100 यूनिट बनानी है, ये टारगेट है। 5 दिन के अंदर अंदर बनाना है, अगला टारगेट ये है। और एक यूनिट की कॉस्ट 200 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगला टारगेट ये है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? आकाश वॉज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स। आकाश ने ये वाला टारगेट अचीव कर लिया और 5 दिन में बना लिया, लेकिन उसने 200 की जगह 220 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि उसने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। जब कोई मैनेजर पैसा नहीं बचा पाता है और ज्यादा पैसे खर्च कर देता है टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसको हम लोग एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। क्योंकि आकाश ने 5 दिन के अंदर अंदर अपना समय खत्म किया है, तो आकाश को हम सिर्फ इफेक्टिव मानेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वेदर आकाश इज एफिशिएंट ओनली, इफेक्टिव ओनली, बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, नीदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव। देखो बेटा, आकाश ने टाइम पे अपना टारगेट कंप्लीट किया है। तो आकाश, जब भी कोई मैनेजर, आकाश हो चाहे कोई भी मैनेजर हो, जब वो अपने टारगेट को, जब वो अपने दिए हुए एम को अचीव करता है विद इन द टाइम, तो उसको हम लोग इफेक्टिव कहते हैं। जब कॉस्ट, जो गिवन कॉस्ट है
जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की गई थी उसके अंदर अपना काम कर लेता है, तो उसको हम लोग एफिशिएंट कहते हैं। यहां पे आकाश ने 5 दिन के अंदर अंदर काम खत्म किया लेकिन कॉस्ट ना बचा पाया, तो आकाश को हम लोग बेटा इफेक्टिव कहेंगे लेकिन एफिशिएंट नहीं कहेंगे। तो बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए एंड आकाश जो है वो इफेक्टिव कहलाया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आइटम इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की बेटा यहां पे बात हो रही है। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर आप जाओगे तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर 5 तरह के इन्वायरमेंट मिलेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। हम लोगों से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, तो चलो देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली, फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ट्रेन टिकट थ्रू मोबाइल ऐप। आप अपने ट्रेन के टिकट मोबाइल की ऐप से, पेटीएम से, मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हो। तो बेटा क्या ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है? नहीं सर, ये तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो ये हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन 15 ईयर्स ओल्ड पेट्रोल व्हीकल प्लाइंग ऑन रोड्स इन दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पे 15 साल से पुराने वाहनों पे, व्हीकल्स पे रोक लगा दी गई है। ये ऑर्डर या तो सरकार ने दिया होगा या तो किसी कोर्ट ने दिया होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यानी कि ये जो हो गया, ये हो गया आपका लीगल इन्वायरमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ऑप्शन नंबर डी को पढ़ते हैं। द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफ फ्री बस राइड्स फॉर फीमेल्स ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। फीमेल्स यानी कि महिलाओं के लिए, औरतों के लिए रक्षाबंधन के ओकेजन पे बस जो है बिल्कुल फ्री कर दी गई है। तो बेटा ये हो जाएगा आपका सोशल इन्वायरमेंट। तो सर बचता क्या है? बचता है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली, है ना। दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज अब और अच्छी कर दी गई हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये हिंदी वाला आ गया है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं ये इंग्लिश वाला। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। यहां पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एक कंपनी का एमडी है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट जो है काम कर रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक आप जानते हो मेकअप वगैरह का सामान, गारमेंट यानी कि कपड़े, फुटवियर यानी कि जूते, और स्किन केयर यानी कि जो क्रीम पाउडर वगैरह जो लोग लगाते हैं, ठीक है। तो कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवियर और स्किन केयर, ये 4 चीजें ये कंपनी बनाती थी, जिसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब यहां पे एक एरो और लिखा हुआ है, गारमेंट वाले से ये एरो निकल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर गारमेंट कंपनी जो है वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है और परचेजिंग डिपार्टमेंट भी है। तो हमारी कंपनी अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, जस्ट लाइक टाटा, आप टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट को देख सकते हो। टाटा की घड़ी भी आएगी टाइटन के नाम से, टाटा का नमक भी आता है, टाटा की गाड़ियां भी आती हैं, ठीक है। तो टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब जैसे इस कंपनी के आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये जूते भी बना रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं, कॉस्मेटिक भी बना रहे हैं, स्किन केयर का सामान भी बना रहे हैं। तो यानी कि ये जो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और गारमेंट के अंदर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, बट मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूं। मैंने क्या बताया कि मैं हमेशा पेपर को आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मैं खुद स्टूडेंट हूं। तो एज ए स्टूडेंट मैं क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं आ रहा हूं, तो मैं देखूंगा सबसे पहले इस फोटो को एनालाइज करूंगा। मेरी यही आदत थी, जब भी मैं बिजनेस स्टडीज का पेपर सॉल्व करता था मैं पहले ही एनालिसिस कर लेता था, और अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे तो जो है तुरंत क्लिक हो जाएगा कि मेरा एनालिसिस सही था। बिल्कुल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिल्कुल मेरा एनालिसिस सही है भाई। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का है ये हमसे पूछा गया है, तो हमें इसका आंसर पता है कि यहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। और फंक्शनल की नहीं हो रही है, इनफॉर्मल की नहीं हो रही है। इनफॉर्मल और फंक्शनल ये भी काट दीजिए। अगर आप यहां पे देखते हैं तो यहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर की बात यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में होती है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। With a revolution taking place in the manufacturing of mobile phone with super class cameras, बेटा अब मोबाइल फोन में सुपर क्लास कैमराज आ गए हैं, है ना। आप देखेंगे मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिडली चेंज होती है। बहुत पहले एक कैमरा आता था बेटा 10 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का, अब 4-4 कैमरे आते हैं फोन में। पहले इतनी बड़ी स्क्रीन आती थी, अब इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन आती है फोन के अंदर, ठीक है। तो मोबाइल फोन की जो टेक्नोलॉजी है वो पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा बदली है, ये आप भी जानते हो। मोबाइल फोन के अंदर सुपर क्लास कैमरा यूज होने लग रहे हैं। ओके, द बिजनेस ऑफ कैमरा इन द कंज्यूमर मार्केट हैज टेकन अ हिट। ये लिखा हुआ है कि जो कैमरे का मार्केट है ना, कैमरे का जो मार्केट है
वो बहुत ज्यादा हिट पे गया है, माने कि अब लोग फोटो वगैरह खिंचाने के शौकीन है। आप जानते हो रीलें, शॉर्ट्स, फोटोज, आजकल लोगों का ये शौक हो रहा है। और स्टडीज ये भी दिखाती हैं, स्टडीज शोज दैट मोबाइल फोन फोटोग्राफी हैज डिवास्टेटेड द कैमरा इंडस्ट्री। और स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि जो मोबाइल फोन की फोटोग्राफी है ना, जो मोबाइल फोन के अंदर जो फोटोग्राफी होती है वो भी कैमरा इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा आगे ले जा रही है। ठीक है, अब लोग कैमरे को खरीदना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, अब लोग ऐसा मोबाइल खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर कैमरा भी अच्छा हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो आईफोन का या वन प्लस का। द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पूछा गया कि यहां पे कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन की बात हो रही है। भैया सिंपल सी बात है, कुछ भी सोचने का नहीं है, सब कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की यहां पे बात हो रही है। तो यहां पे भैया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की कोई बात हो रही है? नहीं बेटा। क्या यहां पे सोशल या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की कोई बात हो रही है? नहीं बेटा। सिंपल सी बात है कि कैमरे की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हिट कर रही है और मोबाइल फोन लोगों को ऐसे पसंद आ रहे हैं जहां पे कैमरे अच्छे लगे हो, सुपर क्लास कैमरे लगे हो। तो यहां पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। अब जो मोबाइल फोन की कंपनियां ऐसे कैमरे को नहीं ला पाएंगी वो मार्केट में नहीं चलेंगी। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया हुआ है और वो अब मार्केट से आउट हो गई हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हाल ही में आई हैं। आप देखिए MI देखिए, पोको, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला। ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे कैमरों के साथ मोबाइल फोन आते हैं और मार्केट में बहुत चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बच्चा पार्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यार आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और जो मेरा पेस होगा क्वेश्चंस को करने का वो बहुत ही सटीक बैठ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं बिल्कुल जैसे ही जैसे मैं स्टूडेंट की तरह पढ़ता। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट ऑफ एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में ये पढ़ा था, है ना, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर चार चार फीचर्स भी मैंने आपको पढ़ाए थे वन शॉट में। अगर आपने वो वन शॉट अभी तक कवर नहीं किया है तो प्लीज कवर दैट वन शॉट ऑफ चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 ही क्यों, आप मेरे सारे वन शॉट्स को कवर कीजिए ताकि आपको पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए हर एक चैप्टर का। मैंने वन शॉट के अंदर कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारी चीजें आपको, सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि भैया मैनेजमेंट एज एन आर्ट का वो कौन सा फीचर है जहां पे ये कहा जाता है कि एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स इन हिज ओन वे। हर मैनेजर अपनी नॉलेज को अपने तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। दोबारा बता रहा हूं, हर मैनेजर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी नॉलेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए मैं गिटार बजाता हूं और आप गिटार बजाते हो। आपका गिटार बजाने का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा। आप भी गाना गाते हो, मैं भी गाना गाता हूं, आपकी आवाज में कुछ अलग बात होगी, मेरी आवाज में कुछ अलग बात है। समझ रहे हो? तो आर्ट, कला ऐसी ही होती है। आप एक्टिंग करोगे अपने लेवल की करोगे, मैं एक्टिंग करूंगा अपने लेवल की करूंगा। वैसे ही मैनेजमेंट को अगर आर्ट की तरह देखा जाए तो हर मैनेजर अपने अपने तरीके से अपनी नॉलेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको हम लोग पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं कि भैया हर कलाकार अपनी अपनी कला का अपने अनुसार उसको अप्लाई करता है ना। अगर आप देखें तो पंकज त्रिपाठी अलग तरीके से एक्टिंग करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलग तरीके से करते हैं, इमरान खान अलग तरीके से करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की यहां पे कोई बात नहीं हो रही है, थ्योरेटिकल नॉलेज की कोई बात नहीं हो रही है और यूनिवर्सल वैलिडिटी की भी यहां पे कोई बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और ये हिंदी वाला है। अब आते हैं इंग्लिश वाले पे। क्वेश्चन नंबर 6, मेजर्स जेके कंप्यूटर्स। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो आप सीबीएसई बोर्ड के पेपर सॉल्व करवा रहे हो, क्या ये हमारे यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए या किसी भी अदर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? जी हां बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप बात समझो कि मैं अगर बात करता हूं यूपी बोर्ड की या मैं बात करता हूं महाराष्ट्र बोर्ड की, बेटा मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर कॉमन इन सीबीएसई बोर्ड एंड दीस अदर बोर्ड्स। हाँ, वो अलग अलग बात है कि अलग अलग बोर्ड्स के पेपर पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं और क्वेश्चंस देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि टाइम अलग अलग हो, लेकिन बेटा फिर भी अगर आपके सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स हैं तो ये क्वेश्चंस हर बोर्ड के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईसीएसई का हो, आईएससी का हो, सीबीएसई का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो। ठीक है, उन सबके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और हमने देखा कि भैया सारे के सारे जो अभी 5 क्वेश्चन ऊपर आए थे वो थोड़े इजी थे, बट ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा हमको बड़ा सा दिख रहा है। कोई नहीं, देखते हैं। मिस्टर जेके मेजर्स, मिस्टर नहीं, मेजर्स जेके कंप्यूटर्स, यानी कि ये कोई कंपनी है, इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स को असेंबल करते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग रेस्ट विद टॉप मैनेजमेंट। यहां पे जो डिसीजन है ना वो टॉप मैनेजमेंट लेता है।
यहां पे जो डिसीजंस हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेते हैं, वाइल द मिडिल लेवल इज इन्वॉल्व इन द इंप्लीमेंटेशन। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स लिमिटेड, लेकिन एक तो ये हो गई जेके कंप्यूटर्स, इनकी बात हो रही है। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स की। प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी वेयर अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ईच लेवल आर इन्वॉल्व। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, और हमको क्वेश्चन में पहले ही कहा गया था जेके कंप्यूटर्स एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, और यहां पे डिसीजन मेकिंग सबके हाथ में है। फ्रॉम ईच लेवल आर इन्वॉल्व, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट का इंसान हो, सब लोग डिसीजन लेते हैं प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स लिमिटेड में। लेकिन जेके कंप्यूटर्स में डिसीजन लेता है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट, और यही डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। The application of the principle of centralization and decentralization is different in the two organization. अब centralization और decentralization का principle क्या कहता है? Centralization कहता है कि centralization का मतलब होता है कि सारी पावर एक आदमी के पास हो जाना, जो जेके कंप्यूटर्स में हो रहा है। ठीक है, जेके कंप्यूटर्स में क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जेके कंप्यूटर्स में सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और जबकि आप देखें कि प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स में डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई यहां पे सेंट्रलाइजेशन और यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो पूछ ये रहे कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एंटरप्राइज की सिचुएशन सेम नहीं होती है। हाँ जी, नहीं होती है। जेके कंप्यूटर छोटा कंपनी थी, जबकि प्रोग्रेसिव कंप्यूटर एक बड़ी कंपनी है। तो ठीक है, सही बात है कि भैया सबके सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, हर कंपनी की सिचुएशन अलग अलग होते हैं, और वो उसी हिसाब से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो पूछा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसका नेचर यहां पे पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, हेनरी फ्यूल का, तो उसका नेचर यहां पे पूछ रहे हैं। देखो, ना यहां पे मेनली बिहेवियरल की बात हो रही है, ना यहां पे कंटिजेंसी की बात हो रही है, ना यहां पे यूनिवर्सल की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे बात ये हो रही है, कहा यह जा रहा है कि भैया हर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उसका एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो इसका मतलब कि ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है ना। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमको थोड़ा हैवी क्वेश्चन मालूम पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिसेंटली चेंज्ड। एक बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मैनेजमेंट अभी अभी बदल गया है। मैनेजमेंट जो है अभी अभी बदल दिया गया है। बहुत बढ़िया। ड्यू टू दिस एन इंप्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन द वे कंपनी फंक्शंस। और क्योंकि मैनेजमेंट बदला तो कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने के लिए कंपनी के अंदर हमको मिली है। नाउ टारगेट्स आर मेट। अब कंपनी के टारगेट भी अचीव हो रहे हैं, और पहले डेडलाइंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अर्लियर डेडलाइंस वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। पहले डेडलाइंस को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इनके टारगेट पूरे हो रहे हैं। नाउ देयर इज ऑर्डरलीनेस। अब हमें कंपनी में ऑर्डरलीनेस देखने को मिल रही है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी देखने को मिल रहा है। और अब बिल्कुल भी कंपनी में कोई भी केओस नहीं है, यानी कि लोग इधर उधर परेशान नहीं हो रहे हैं, सबको अपना अपना काम पता है, सारे इंप्लॉइज खुश हैं और अपने काम से सेटिस्फाइड है। दोबारा बताता हूं आपको, एक बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मैनेजमेंट अभी अभी बदल दिया गया है। वहां पे मैनेजमेंट के बदलते ही इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, सारे टारगेट पूरे हो रहे हैं, ऑर्डर आ चुका है कंपनी के अंदर, और सारे एम्प्लॉइज हैप्पी हैं और सारे एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मैनेजमेंट का फीचर है या कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। सबसे पहली बात तो ये चारों फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैनेजमेंट का फीचर ना हो। क्या बताया मैंने आपको, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैनेजमेंट का फीचर ना हो। मैनेजमेंट डायनेमिक भी है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, और मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स भी है। लेकिन अब आपको यह पहचानना है कि यहां पे इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है। बेटा क्या यहां पे मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी कोई बात हो रही है? नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन यहां पे इसकी कोई बात नहीं हो रही है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्या इसकी कोई बात हो रही है? नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट को सिचुएशन के हिसाब से बदलना चाहिए,
क्या इसकी कोई बात हो रही है? हाँ जी सर, यहां पे तो हमें देखने को मिल रहा है कि मैनेजमेंट बदला गया है और मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है लेकिन मैनेजमेंट को फेल्ट किया जा सकता है। ये देखिए कि इंप्रूवमेंट कैन बी फेल्ट। तो भाई मेरे हिसाब से इसके मुझे दो आंसर्स लग रहे हैं, बट अगर मोस्ट प्रोबेबल आंसर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। इंटेंजिबल मतलब जिसको छुआ ना जा सके, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके, और मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है, छुआ या देखा नहीं जा सकता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, और मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशंस के हिसाब से बदलता भी रहता है, तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक। ठीक है, लेकिन जो आंसर मुझे लग रहा है वो इसका इंटेंजिबल फोर्स ही लग रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर का फंक्शन होता है। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट। टॉप लेवल मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, बहुत बढ़िया, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्लान वगैरह डिस्कस कर सके। मिडिल लेवल मैनेजर्स को टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स यानी कि सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वर्कर से बातचीत करनी चाहिए, है ना, ताकि उनको यह पता लग सके कि काम वर्क प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुल मिला के क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट के लेवल पे देखा जा सकता है। टॉप लेवल को मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल को सुपरवाइजरी लेवल से, और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वर्कर से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। यानी कि यहां पे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन के फीचर्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है इसका मतलब। ठीक है, अब ये चारों ही कोऑर्डिनेशन के फीचर्स हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कोऑर्डिनेशन का फीचर ना हो। हमें ढूंढना है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कोऑर्डिनेशन का कौन सा फीचर की बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हां, कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन यहां पे कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं हो रही है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अलग से मेहनत करनी पड़ती है। हां, यह भी बात सही है, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में इसकी कोई बात नहीं हो रही है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को, इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में इंटीग्रेट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन यहां पे इसकी कोई बात नहीं हो रही। तो बेटा इस क्वेश्चन में यहां पे बात हो रही है कि कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एंड सी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्यों है ये आपको पता लग गया होगा। भाई क्वेश्चन में पूछा गया, देखो बार बार मैनेजर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ये देखिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए यहां पे मैनेजर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहां पे देखो मैनेजर्स, यहां पे मैनेजर्स, यहां पे हर जगह मैनेजर्स मैनेजर्स की बात हो रही है, यहां पे भी देखो मैनेजर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। आते हैं बेटा और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गीतांजलि मकान, गीतांजलि मकान, ओके, तो ये हमारी गीतांजलि जी की कहानी अब यहां पे डिस्कस हो रही है। गीतांजलि मकान नाम की एक लड़की है, इज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर। अच्छा, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस लीडर है। ओके, शी बिलीव्स दैट इफ जॉब्स आर मेड इंटरेस्टिंग बाय इंक्लूडिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क। उनका ये मानना था कि अगर हम जॉब्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जॉब में लोगों को अलग अलग तरह के काम देते हैं, वैरायटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोवाइडिंग अ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस, और लोगों को जो एक्सपीरियंस देते हैं ना वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे कुछ सीखें, उनका करियर डेवलपमेंट हो। द जॉब्स देमसेल्व्स बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू इंडिविजुअल। तब जाके जो जॉब्स होती है ना वो खुद ही मोटिवेशन का काम करती हैं। लोगों को लगता है कि ये जो मेरी जॉब है ये बहुत बेहतरीन जॉब है, और वो खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा मानना था गीतांजलि मकान जी का। पूछा गया है द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट हैज बीन डिस्कस्ड। यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो रही है, बताइए। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जो कंपनी अपने वर्कर्स को देती है, लेकिन उसमें पैसा इंक्लूड नहीं होता है। नो मनी इज इंक्लूडेड इन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव में या मॉनिटरी इंसेंटिव में पैसा इंक्लूडेड होता है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये चारों ही नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। आप मॉनिटरी कह लो, फाइनेंशियल कह लो,
ये चारों ही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, पहली चीज तो ये, ठीक है। अब इनमें से हमें ढूंढना है, क्या यहां पे गीतांजलि जी जो है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बात कर रही है कि एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराओ डिसीजन मेकिंग में? नहीं। क्या यहां पे गीतांजलि जी जॉब सिक्योरिटी की बात कर रही है? नहीं नहीं, यहां पे जॉब सिक्योरिटी की भी कोई बात नहीं हो रही है सर। यहां पे या तो बात हो रही है जॉब एनरिचमेंट की, और यहां पे या तो बात हो रही है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी की। यहां पे बेटा ठीक है, गीतांजलि जी लोगों को अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस दे रही हैं, तरह तरह के काम करने के लिए दे रही हैं, लेकिन यहां पे फिर भी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही है। हम ये बहुत फॉर्मली नहीं कह सकते हैं कि ये सब करने से किसी का करियर एडवांसमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें यह पता है कि यहां पे बात हो रही है जॉब एनरिचमेंट की, कि किसी की जॉब को ही इतना बेहतरीन बना दो, किसी की जॉब को ही इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि वही जॉब उसके लिए मोटिवेशन का काम करे, कि उसको ऐसा लगने लगे कि ये जो जॉब है ना जो मुझे मिली है, ये मुझे और कहीं नहीं मिलेगी, तो वो पूरा तन मन धन से साम दाम दंड भेद लगा के अपने काम को करेगा। आप समझ रहे हो? किसी को अपने जॉब में ही इतना सेटिस्फाई कर देना कि उसको ये लगने लगे कि ये जॉब मुझे कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ गीतांजलि मकान जी ये मुझे जॉब दे सकती हैं, तो वो बंदा कभी छोड़ के नहीं जाएगा और मेहनत से काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है जॉब एनरिचमेंट। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। आरपी इंफोटेक लिमिटेड डिसाइडेड टू अप्रोच पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। एक कंपनी है आरपी इंफोटेक लिमिटेड, ये पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज गए। भैया एक स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा, ठीक है, मेरा दिमाग ठनका कि कहीं ना कहीं यहां रिक्रूटमेंट की बात होगी और कैंपस रिक्रूटमेंट की बात होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि ये कंपनी कॉलेज तभी जाएगी जब उसको कॉलेज के बच्चों को हायर करना होगा। टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस टेक्निकल जॉब। देखो बोला था मैंने, टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल, ये रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं बच्चों का, तभी इंजीनियरिंग कॉलेज गए टेक्निकल जॉब्स के लिए। और क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज गए तो इंजीनियरिंग में तो भैया बीटेक वाले बच्चे ही मिलेंगे या एमटेक वाले बच्चे मिलेंगे, तो टेक्निकल जॉब्स दे दी जाएंगी। और पूछा गया कि यहां पे किस रिक्रूटमेंट के सोर्स की बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। सबसे पहली बात तो यहां पे एक्सटर्नल सोर्सेज की बात हो रही है, और एक्सटर्नल सोर्सेज में भी यहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल में भी यहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। बहुत क्लियरली मैं आपको यहां पे बता देता हूं, क्योंकि यहां पे ये कंपनी एक इंजीनियरिंग कॉलेज जा रही है। जब भी हम बच्चों को किसी कॉलेज से उठाते हैं प्लेसमेंट के लिए तो उसे कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं, आपको ही पता होगा। तो राइट आंसर विल बी कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो टॉप मैनेजमेंट बनाता है। क्या सर ये बात सही है? एक स्टूडेंट की तरह अगर मैं सोचूं तो सबसे पहले मैं अपने आप से पूछूंगा क्या यहां तक स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है। टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से चलता रहे, क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। अब पूछा गया कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सच स्ट्रक्चर। क्या ये तो क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, हिला रहा है हमको। देखते हैं भैया क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथ चलती रहे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसे स्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। अरे कौन सा स्ट्रक्चर, पता ही नहीं, और ऑप्शन में देखना है कि ऐसे स्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दो तरह के सवाल यहां पे हैं। सबसे पहला सवाल तो आपको यह हल करना है इस एमसीक्यू में कि किस स्ट्रक्चर की यहां पे बात हो रही है, और दूसरा सवाल यह है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो सबसे पहले दो सवाल का जवाब है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच होना चाहिए, आप इसको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को ऑड वन आउट की तरह सॉल्व करें। किसकी तरह? ऑड वन आउट। आप चारों स्टेटमेंट पढ़ के देखो, 3 एक की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है, और एक जो है एक की तरफ इशारा करेगा। बस जो एक वाला होगा ना वही आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इशारा कौन कहां कर रहा है। इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है, क्या उसे हम लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं? हां जी सर कहते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर में यह पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा? हां जी सर पता होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया, स्ट्रक्चर कौन सा है? फॉर्मल। अब और ढूंढते हैं। देयर इज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में? हां जी होता है, ठीक है।
द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या फॉर्मल स्ट्रक्चर में बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स यानी कि कौन कैसे बर्ताव करेगा ये ग्रुप वाले डिसाइड करते हैं? नहीं जी सर, ग्रुप वाले बिहेवियर डिसाइड करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल में टॉप मैनेजमेंट बताएगा किसको कैसे बिहेवियर करना है। तो यानी कि ये वाला जो है ऑड वन आउट हो गया। दिस इज नॉट अ फीचर, दिस इज द फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और हमने निकाला था कि इसका जो है वो फॉर्मल होगा। तो ये ऑड वन आउट हो गया और यही हमारा सही आंसर होगा। 11th का आंसर हो जाएगा सी। अभी हम डी भी पढ़ लेते हैं। इट प्लेसेस मोर इंफेसिस ऑन वर्क। ये देखिए कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम पे ज्यादा फोकस करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बातों में और रिलेशनशिप यानी कि संबंध बनाने में, कि भैया ये मेरा दोस्त हो गया है ना, इससे मैंने दोस्ती कर ली, इससे मैंने 4 बातें कर ली, आज अपनी दुख दर्द शेयर कर दिया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप के ऊपर बात करता है, जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम के ऊपर फोकस करता है। तो ये भी बात सही लग रही है। तो ये जो तीनों हैं ए, बी एंड डी, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 एक की तरफ इशारा करेंगे। और ये जो सी वाला स्टेटमेंट है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इशारा करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज नॉट अ फीचर, तो भैया ये इसका फीचर नहीं है, तो सी विल बी योर राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की जो टेक्निक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, यहां पे मैच द फॉलोइंग भी आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहां पे थोड़ी सी, जैसे ही 10-11 क्वेश्चन हुए, सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा दिमाग हेराफेरी करने का हुआ और इन्होंने सोचा कि चलो अब स्टेट बहुत हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत हो गई, केस स्टडीज, अब बच्चों को मैच द फॉलोइंग देते हैं, अब बच्चों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, तो ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर्ड रिस्कियर बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। सबसे पहले यहां पे फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर 2 मार्केट हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। चल, इतना हमने लिख लिया। अब यहां पे बात हो रही है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा रिस्की होते हैं। चलो देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। अब देखो, कैपिटल मार्केट का एक फीचर है कि कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है ना, रिटर्न ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। मुझे ऐसा इसका आंसर लग रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल यही सही होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रिस्की होते हैं और कैपिटल मार्केट में रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि एक मैच द फॉलोइंग का हमको क्वेश्चन नजर आ रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। क्वेश्चन एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशंस है। यानी कि मैं यहां पे बात पूरी समझ रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये मार्केटिंग वाले चैप्टर से पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा बेटा, यहां पे एनालिसिस ये है कि मेरा जो यहां तक का एनालिसिस है वो ये कहता है कि भैया आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो बच्चा पूछता है ना कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर इनमें से कौन सा है या इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, आप देख सकते हैं कि चाहे टॉपिक कोई भी हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ चुका है, मार्केटिंग से भी, फाइनेंशियल मार्केट से भी पूछा जा चुका है, और सारे चैप्टर्स, मतलब लगभग सारे चैप्टर्स अभी तक कवर हुए हैं। चलो आप देखिए, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन की बात हो रही है। अगर आपको ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आपको एडवर्टीजमेंट का मतलब तो पता होगा, प्रचार करना। और आपको पता है कि प्रचार करने के लिए बहुत पैसा कंपनियों का खर्च हो जाता है। तो प्रचार पेड फॉर्म होता है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का। पहली चीज तो यही होगी। तो ए का हो गया 2, यहां पे लिख लेता हूं कॉम्बिनेशन, ए का 2, बी का और सी का। पर्सनल सेलिंग में जो सेलर होता है वो घर घर जाता है और कस्टमर से डायरेक्टली मिलता है और अपने सामान को बेचता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप। तो बी का हो गया मेरे हिसाब से 3 और बचता है सी का 1। एक बार फिर भी देख लेते हैं। पब्लिक रिलेशन में कंपनी जो है इन द आईज ऑफ पब्लिक, इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट अपनी इमेज को अच्छा करने में लगी रहती है, तभी पब्लिक से रिलेशन बना के रखती है। तो पॉजिटिव इमेज की जहां भी बात हो, आप समझ जाइए कि वहां पे पब्लिक रिलेशन की बात हो रही है। क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। तो सी का हो जाएगा हमारा बचा पार्टी 1। तो ये हो गया सी का 1। तो 2, 3, 1 हमारा राइट कॉम्बिनेशन है।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमें बिल्कुल सही लगता है। 2, 3, 1 क्वेश्चन नंबर 13 का, जी हां बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिख गया कि भैया ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, चलो एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, हर चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। When the proportion of debt and equity is such that it results in increase in the value of equity share, जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें आती हैं कि भैया डेप्ट और इक्विटी का ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी ऐसा है कि जिससे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बहुत बढ़ रही है। तो हम किसको ऑप्टिमल मानेंगे, हम किसको ऑप्टिमल मानेंगे? अरे भैया सिंपल सी बात है, डेप्ट और इक्विटी की अगर बात हो रही है, डेप्ट यानी कि एक कंपनी का वो तरीका जिससे वो बोरोइंग करके पैसा मार्केट से उठाती है, इक्विटी पैसा उठाने का वो तरीका जहां पे कंपनी अपनी ओनरशिप बेचती है और पैसा मार्केट से उठाती है। इन दोनों ही तरीकों से पैसा आता है कंपनी के पास, दोनों ही तरीकों से। तो पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल, और डेप्ट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी। यहां पे बेटा फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ए और बी की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की और देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाहता है, ठीक है। ओके, the dash function of marketing ensures the buyer that goods conform to predetermined standards of quality and reduces the needs for inspection। दोबारा पढ़ लेते हैं, वो मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है जहां पे बायर को ये एश्योरेंस मिलती है, बायर एकदम श्योर हो जाता है कि भैया जो मैं गुड खरीद रहा हूं ना, ये गुड बिल्कुल अच्छा गुड है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बढ़िया है इस गुड की। जैसे आप देखिए, अगर आप कुरकुरे खरीद के लाते हैं, आप कोई चॉकलेट खरीद के लाते हैं, आपको पता है कि डेयरी मिल्क खाऊंगा तो वो टेस्ट में मुझे कैसा टेस्ट देगी, कुरकुरे खाऊंगा तो कैसे टेस्ट का होगा कुरकुरे, क्योंकि आपने पहले भी कुरकुरे खाया हुआ है। एंड कुरकुरे का अपना एक स्टैंडर्ड होता है सामान बनाने का, तो उनके हर कुरकुरे के पैकेट के अंदर जो मटेरियल है, जो कुरकुरे मिल रहे हैं आपको, वो अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। और कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे गुड्स में जो स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात यहां तक बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट गुड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी। इससे यह भी पता लगता है कि गुड जो है वो क्वालिटी में बढ़िया है, और हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइसेस, और कंपनी ऐसे गुड्स को जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है महंगे दामों में बेचते हैं, ठीक है, और हाई क्वालिटी आउटपुट, और क्वालिटी भी अच्छी रखते हैं। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स का, ठीक है। आप देखेंगे बेटा जो आपकी 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक आती है वो 95 या 100 रुपीज की आती है, ठीक है, जबकि उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेटा 10, 15, 20 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, कार्बोनेटेड वाटर है और कुछ एक आध दो शुगर और फ्लेवर्ड कलर्स मिला रखे हैं, और आपको नाइट्रोजन भर के दे रखा है, ठीक है। बोतल का जो कॉस्ट होगा 10-15 रुपए से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आती, लेकिन मार्केट में बिकती है 95 से 100 रुपए में। तो ये तभी है जब आपको पता है कि भैया उस कंपनी की अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो मुझे बिल्कुल भी क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो है मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ना ही ये ब्रांडिंग की बात कर रहा है, ना ही ये मार्केट प्लानिंग की बात कर रहा है, ना ही ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। हालांकि ये चारों ही के चारों मार्केटिंग के फंक्शंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 4 आंसर तो हो नहीं सकते हैं, तो क्वेश्चन का एक ही सही आंसर है और वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। यहां पे लिखा भी हुआ है, आप वर्ड मिला लीजिए, मेरे कहने पे मत जाओ, आप वर्ड मिला लो, कीवर्ड्स पे चले जाओ। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड्स, और यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन, आप ऐसे वर्ड्स मिला लो। स्टैंडर्डाइजेशन यही कहता है कि अपने जो कंपनी के गुड्स है ना, उनको स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर करो, स्टैंडर्ड पहले ही सेट कर लो। और एक ही चीज का नहीं, हर चीज का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब अगर आपको एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट 50 ग्राम की मिलती है तो दूसरी वाली भी 50 ग्राम की मिलेगी, वेट में भी कमी नहीं होगी, ठीक है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। सर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, चलिए बताता हूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। बेटा प्राइमरी मार्केट की बात की जाए तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इश्यू करने के लिए जाती है, यानी कि प्राइमरी मार्केट इज अ न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज अ न्यू इशू मार्केट। जब पहली बार आईपीओ वगैरह लॉन्च करना होगा तो कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट को अप्रोच करती है। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है,
प्राइमरी मार्केट में प्राइजेस सिक्योरिटीज के कंपनी तय करती है और यहां पे इन्वेस्टर सिर्फ शेयर्स खरीद सकता है और दो ही पार्टीज होती है, कंपनी और इन्वेस्टर। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं प्राइमरी मार्केट के जो मैंने आपको बताया। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो भैया आप वन शॉट से कवर कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। सबसे पहली बात, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, यह बिल्कुल ट्रू है, यह बिल्कुल सच बात है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड देयर। कंपनी सिक्योरिटीज को बेचती है, इन्वेस्टर सिर्फ खरीद सकता है। तो अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर सिर्फ सिक्योरिटीज को खरीद सकता है, बिल्कुल सही बात है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, हां जी, एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर यू। ऑप्शन नंबर सी, प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि देखो बेटा, लॉजिक लगाओ, अगर कंपनी बेच रही है प्राइमरी मार्केट में तो प्राइस कौन तय करेगा, कंपनी तय करेगी ना। डिमांड और सप्लाई की तो बात ही नहीं हो रही, डिमांड और सप्लाई सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो उस सिक्योरिटी के प्राइस कंपनी तय करती है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस तय नहीं करती हैं। तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, नो सर, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, प्राइसेस इन द प्राइमरी मार्केट ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय कंपनी इटसेल्फ। लास्ट में, इट डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां जब अपने शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह को इश्यू करती हैं तो वहां से उनको पैसा मिलता है। क्या ये बात ट्रू है? ये बात बिल्कुल ट्रू है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प होती है। तो सर आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी। ये ट्रू नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और हमसे नॉट ट्रू ही यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं और देखते हैं। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंपनी विल फिक्स हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम ज्यादा कब तय करती है सर, बताइए ज्यादा कब तय करती है। अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा चिंतन करिए। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपका दिमाग चला जाना चाहिए था मार्केटिंग वाले चैप्टर पे। मार्केटिंग के अंदर 4 मिक्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 3 को साइड करिए, प्राइस पे आइए। प्राइस में आपने पढ़ा था कि एक कंपनी कैसे अपने प्राइसेस के, प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिटरमाइन करती है और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में यहां पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो चलो भाई देखा जाए, व्हेन फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट। जब कंपनी ये चाहती है कि मार्केट में हम लार्ज शेयर को एक्वायर करें, लार्ज शेयर को, बेटा एक बात समझ लो, कोई कंपनी मार्केट के अंदर लार्ज शेयर को तभी एक्वायर कर सकती है जब वो प्राइसेस को कम रखेगी। आप एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल का मार्केट हमेशा से ही कॉम्पिटेटिव मार्केट रहा है, लेकिन फिर भी पोको, ओप्पो, वीवो, एमआई ऐसी कंपनीज ने अपनी जगह मार्केट के अंदर बना ली है क्योंकि इनके फोन के प्राइसेस बहुत ही कम होते हैं। पहली चीज तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर आपको मार्केट का लार्जर शेयर एक्वायर करना है तो अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। यहां पे पूछा गया है कि प्राइसेस कब हाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आते हैं 2, व्हेन द फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन सर्वाइविंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन। अगर फर्म सर्वाइव करने में भी उसको फर्म को दिक्कत आ रही है, इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है, इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है कि फर्म जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर पा रही है। ठीक है बेटा, इस केस में अगर प्राइस भी हाई कर दोगे तब तो बिक ही जाओगे, है ना। अगर फर्म सर्वाइव भी नहीं कर पा रही है तब तो आपको प्राइस लो करना पड़ेगा ना, कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो इस वाली सिचुएशन में भी आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। When the firm wants to cover a high cost of research and development to attain product quality leadership, ठीक है, फर्म ने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है ना, उसमें फर्म का बहुत पैसा खर्च हुआ होगा और वो पैसा फर्म वसूलना चाहती है प्राइस को हाई करके। क्या कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। यानी कि यही हमारा सही स्टेटमेंट है। इस सिचुएशन में प्राइस जो होगा वो कंपनी हाई कर सकती है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि प्राइस हाई कब होगा। भैया प्राइस हाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। व्हेन द फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। बेटा देखो,
अगर कोई कंपनी लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहती है ना कि भैया हम लॉन्ग रन में बहुत पैसा कमाएं, तो इनिशियली प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। तो इस वाले केस में भी प्राइसेस कम करने पड़ेंगे एंड हमारा जो ये सी वाला ऑप्शन था वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। 3 सिचुएशन में प्राइस कम हुए लेकिन एक सिचुएशन में प्राइस बढ़ा। ये वाला दोबारा बता देता हूं। देखो, जब कंपनी बहुत सारा पैसा कम समय में कमाना चाहती है ना, बहुत सारा पैसा कम समय में, तो शॉर्ट रन में ही कंपनी को अपने प्राइसेस बढ़ा देने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी लॉन्ग रन में पैसा देख रही है तो फिर इनिशियली प्राइस कम करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस कम करने पड़ेंगे, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाई प्राइस कब फिक्स कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया हाई प्राइस तब कोई कंपनी फिक्स कर सकती है जब उसकी कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा खर्चा कर दिया है और प्राइस बढ़ा के वो अपने प्रोडक्ट का पैसा वसूलना चाहते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप की, उनके जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी के पास नहीं है। जैसे एप्पल, आप फोन वाले मार्केट में देखिए, एप्पल की दीवानगी पूरी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी लीडरशिप हासिल की है। जो लोग एप्पल का आईफोन चलाते हैं वो और कोई फोन चलाना ही नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उस फोन की क्वालिटी पसंद आ गई होती है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 17। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो 18 देख लेते हैं क्या कहता है हमसे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लो, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही बचा था और उससे भी हमें क्वेश्चन पूछ ही लिया गया आखिरकार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह से भी पूछ लिया गया है, मार्केटिंग वगैरह से भी पूछ लिया गया, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह को भी नहीं छोड़ा है। तो यानी कि पार्ट बी से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स इनमें से कौन से नहीं होंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर कौन कौन होते हैं वो समझ लो। कोई भी वो इंसान जो किसी प्रोडक्ट को खरीद के लाए, जैसे मान लो मैं इस मार्कर को लेके आया, मैं कंज्यूमर हुआ। खरीद के कोई और लाया, मैं इस मार्कर को यूज कर रहा हूं, मैं भी कंज्यूमर हुआ, ठीक है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो मार्कर को लेके आए, उसमें कैप वगैरह लगाए और आगे बेच दे, यानी कि खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो वो कंज्यूमर नहीं हुआ, वो बिजनेसमैन हुआ। वो ट्रेड कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, अब आगे पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पार्टली पेड। एक ऐसा इंसान जो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है या कोई सर्विस ले रहा है और उसने अभी आधा पैसा दिया हुआ है, तो बेटा पैसा आधा दिया हो चाहे पैसा पूरा दिया हो, उसको कंज्यूमर माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंज्यूमर माना जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं है। एनी यूजर ऑफ गुड इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। मार्कर तुमने लिया, चला मैं रहा हूं, तुम्हारी अप्रूवल से चला रहा हूं, तो मुझे भी कंज्यूमर समझा जाएगा। सर ये भी कंज्यूमर हुआ, ये भी कंज्यूमर हुआ। अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स ऑनलाइन। बेटा अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो तब भी आप कंज्यूमर कहलाए जाओगे, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं होगा, तो ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है। कौन सा कंज्यूमर नहीं है? पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। एक ऐसा इंसान जो गुड्स खरीदता है लेकिन उनको आगे रीसेल कर देता है, हम उसको कंज्यूमर नहीं समझेंगे। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पूछा जा रहा है, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। कहा जा रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक कंज्यूमर को न्याय मिलना चाहिए अगर प्रोडक्ट या सर्विस में कोई दिक्कत है, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा कंज्यूमर राइट है? बड़ी सिंपल सी बात है, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब यही होता है कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस गलत मिल जाए तो आपको इंसाफ मिले। तो आंसर जो हो जाएगा वो राइट टू सीक रिड्रेसल हो जाएगा। राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है कि आपकी सुनवाई हो। आप कभी किसी भी मुसीबत में फंसते हैं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम जा सकते हैं जहां पे आपको इंसाफ मिल जाएगा। तो राइट टू बी हर्ड ये होता है, लेकिन यहां पे ये इसका आंसर नहीं होगा। राइट टू सेफ्टी यानी कि अगर आप कोई हजार्डियस गुड्स खरीदते हो जैसे कि सिगरेट, तो उसके डब्बे पे लिखा होना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, टोबैको कॉजेज कैंसर। यानी कि किसी भी खतरनाक प्रोडक्ट को खरीदने के पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो राइट टू सेफ्टी इसका आंसर नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ मतलब बता रहा हूं। राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर बिल्कुल श्योर हो, ठीक है। तो यहां पे राइट टू सीक रिड्रेसल यानी कि इंसाफ की बात हो रही है ना। आप ये जोड़ सकते हो, रिलीफ है ना और इंसाफ, ये आप कुछ
मैच कर सकते हो और आप समझ जाओगे इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहले अगर मैं सेबी के फंक्शंस की बात करता हूं तो सेबी के 3 फंक्शन होते हैं, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है, रेगुलेटरी फंक्शन में स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीके से चलाने की बात कही जा रही है, डेवलपमेंट फंक्शन में ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह को रजिस्टर करने की बात और टेक ओवर बिड वगैरह की बात की जाती है। तो सभी के इनमें से कौन से फंक्शन नहीं है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है, पता लग जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरमीडियरी की ट्रेनिंग करना, ये सभी का फंक्शन है। जी हां बिल्कुल है, तो इसे हम लोग डेवलपमेंट फंक्शन में डालते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, क्या ये सभी का फंक्शन है? जी हां ये है। इसको हम लोग प्रोटेक्टिव फंक्शन में डालते हैं, तो ये भी एक फंक्शन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह करना रेगुलेटरी फंक्शन में आ जाएगा, तो ये भी फंक्शन है। लेकिन बेटा सिक्योरिटीज के प्राइसेस को तय करना सेबी का काम नहीं है। कि आपने शेयर लॉन्च किए तो सेबी उसके प्राइसेस तय नहीं करती है। ठीक है, सेबी उसके प्राइसेस तय नहीं करती है। सिक्योरिटीज के प्राइसेस तय होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस है ना बच्चा, वो जो है सेबी कंट्रोल, जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं वो प्राइसेस को तय करते हैं, सभी सिक्योरिटीज के प्राइसेस को तय नहीं करती है। तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20। और यहां तक बेटा प्लीज अपना स्कोर बता देना कि भैया 20 में से तुम्हारे कितने नंबर आए। अगर मैं अपने आप को स्कोर दूं, भैया मेरे तो पूरे 20 आए। ठीक है, तुम अब एक बार अपना स्कोर बताना कि जब तुम घर में बैठ के ये क्लास को देख रहे थे तो तुम्हारे हिसाब से किस क्वेश्चन का क्या आंसर था और तुम्हारा क्या स्कोर रहा। तो प्लीज डू कमेंट। और अगर आपने स्कोर नहीं भी देखा है तो आप प्लीज ये कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं और कॉमर्स अड्डा चैनल में आप क्या क्या और चीजें डिमांड कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 20। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। एक केस स्टडी का क्वेश्चन दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 जहां तक मुझे लग रहा है कि ये चारों क्वेश्चन 3 नंबर वाले होंगे। 25, 26, 27, 28 4 नंबर के, 29, 30, 31, 32 ये सारे 6 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यार चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, हाँ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 of NK Senior Secondary School visited the factory of Jaipur Exports Private Limited। बेटा क्लास 12वीं के बच्चे थे और NK Senior Secondary School के थे। ये कंपनी में जाते हैं और जो कंपनी रेडीमेड गारमेंट बनाती है। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि दे ऑब्जर्व दैट डिफरेंट वर्कर्स अलॉटेड डिफरेंट टास्क। उन्होंने देखा कि हर इंसान को अलग अलग काम दिए गए हैं, जैसे कि कटिंग, फैब्रिक को काटने का काम किसी और को दे रखा है, सिलने का काम, स्टिचिंग का काम किसी और को दे रखा है, बटन लगाने का काम किसी और को दे रखा है, और आयरन यानी कि प्रेस करने का काम, आयरन इस्त्री करने का काम किसी और को दे रखा है। ठीक है, और पैकिंग करने का काम किसी और को दे रखा है, और लेबल लगाने का काम किसी और को दे रखा है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम है वो डिवाइड कर रखे हैं। तो सर ये किस तरफ इशारा कर रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहां पे एक बार लिख भी देता हूं। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल की ओर ये क्वेश्चन मुझे इशारा कर रहा है। तो मैं एक बार लिख लेता हूं इशारा किस तरफ है। चलो यहां तक तो इशारा पता लग गया, आगे देखते हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दिस रिजल्ट्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि हाँ चलो ठीक है, ये सब अगर हम डिवाइड करते हैं ना काम को तो इससे इफेक्टिव और एफिशिएंट आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, दे ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑर्डरलीनेस। उनको ये लगता है कि भैया हमारी स्टूडेंट्स को लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर है। यानी कि यहां पे कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? यहां पे ऑर्डर वाले प्रिंसिपल की बात हो रही है। इन दिस फैक्ट्री एज देयर वाज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग, क्योंकि हर प्लेस की अपनी एक जगह है जहां पे वो सामान मिल जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग देखने के लिए मिलता है। द स्टूडेंट्स लेटर डिस्कस विद देयर बिजनेस स्टडीज टीचर। ओके, बिजनेस स्टडीज के टीचर से स्टूडेंट ने डिस्कस किया और समझे वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो ऊपर डिस्कस हुए हैं।
जो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल फैक्ट्री में फॉलो किए जा रहे हैं। बिजनेस स्टडीज के टीचर अब पढ़ाएंगे आपको कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां पे कौन कौन से डिस्कस किए जा रहे हैं। तो एज अ बिजनेस स्टडीज का टीचर मैं आपको बताता हूं कि भैया यहां पे दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो है आपका जो है डिवीजन ऑफ वर्क, और एक है बच्चा आपका, एक तो ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ वर्क और एक हो गया बेटा आपका ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू प्रिंसिपल्स। आपको वो दो प्रिंसिपल समझाने हैं जो बच्चों ने देखे। तो भैया देखो, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल ये कहता है कि अपने काम को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो। जब एक इंसान एक समय पे एक काम करेगा तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल है ये मल्टीटास्किंग कल्चर के विरोध में काम करता है कि एक बार में एक काम करो, बहुत सारे काम मत करो। और इस प्रिंसिपल से स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स भी अचीव किए जाते हैं। ऑर्डर का प्रिंसिपल बिल्कुल यहां पे जो लिखा होता है वही कह रहा है कि ऑर्डर का प्रिंसिपल ये कहता है हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग कि हर प्लेस की, हर चीज की अपनी एक जगह होनी चाहिए। देयर शुड बी ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहां किसको बैठना है, कहां कौन सा सामान रखा जाएगा, सारे रिसोर्सेज को कहां से लिया जाएगा, कहां रखा जाएगा, और इसके अलावा आने जाने का टाइम, सब कुछ एक ऑर्डर में होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन की चलती रहे। बिल्कुल भी केओस नहीं होना चाहिए, स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, केओस बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। और यही हमारा जो प्रिंसिपल है ऑर्डर का वो कहता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा आपको दोनों प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है और कोशिश करना पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट भी इसके एक्सप्लेन करके आ सकते हो। तो आ जाना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। केशव बनर्जी, इनको देखते हैं भाई इनकी क्या कहानी है। केशव बनर्जी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दास नेटवर्किंग लिमिटेड। केशव बनर्जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे दास नेटवर्किंग लिमिटेड के, और a leading IT company in Bengaluru. He believes that if needs of the employees are taken care of, उनको लगता था कि अगर हम employees की needs को fulfill करेंगे और the employees take good care of customers, ठीक है, अगर हम employees की needs को fulfill करेंगे तो employees भी customers का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर हम employees की needs को fulfill करेंगे तो employees भी customers का बहुत ध्यान रखेंगे। इसीलिए कंपनी ने अलग अलग benefits प्रोवाइड करने शुरू कर दिए employees को टू हेल्प देम मीट देयर मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स। ओके, यहां पे मेडिकल और हाउसिंग नीड्स को हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि किसी भी इंप्लॉय को घर पे रहने की समस्या ना हो और दवाई वगैरह का खर्चा ना उठाना पड़े। तो चलो आगे देख लेते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, हो सकता है यहां पे हमको कुछ मिले तो हम मार्क कर ले रहे हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट। ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी भी प्रोवाइड करती है। तो हमको, मुझे लग रहा है भाई दूसरा पॉइंट तो यहां मिल जाता है। ठीक है, कि ग्रेचुटी देती है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। आगे देखते हैं। द एम्प्लॉइज आर प्रोवाइडेड वेरियस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एम्प्लॉइज के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि उनके स्किल्स को बढ़ाया जा सके और उनको प्रमोट वगैरह किया जा सके टू द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा अगर हमको कुछ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मेडिकल और हाउसिंग फैसिलिटीज दे रही है। ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देती है जो है रिटायरमेंट के टाइम पे, और ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भेज रही है ताकि उनके स्किल को बढ़ाया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके हायर लेवल पे। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द 3 इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द कंपनी इन द अबव पैरा टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। पूछा जा रहा है कि ऐसे 3 इंसेंटिव्स के बारे में बताइए, ऐसे 3 इंसेंटिव्स के बारे में बताइए जो इस कंपनी के द्वारा एम्प्लॉइज को ऑफर किए जा रहे हैं। तो भाई मुझे जो ऐसे 3 इंसेंटिव लगते हैं वो बेटा क्या क्या लगते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। कंपनी यहां पे कोई पैसा नहीं दे रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि यहां पे नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव की बात हो रही है। जो मैंने आपको बताया कि नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव में कंपनी अपने किसी भी इंप्लॉय को कोई पैसा नहीं देती है। क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 ऐसे इंसेंटिव के बारे में बताइए। तो देखो बेटा, सबसे पहले वाले जो पॉइंट में जहां पे वो कंपनी अपने इंप्लॉयज को मेडिकल अलाउंस दे रही थी और क्या कहते हैं हाउसिंग अलाउंस दे रही थी, तो वो आ जाता है आपका पे एंड अलाउंस। लेकिन सर ये जो पे एंड अलाउंसेस हैं ये तो मॉनिटरी इंसेंटिव होते हैं। हाँ जी, ये आपके मॉनिटरी इंसेंटिव होते हैं। ठीक है, मैं इसको स्पेशली मेंशन कर दे रहा हूं
कि ये आपका मॉनेटरी इंसेंटिव है, पे एंड अलाउंसेस। लेकिन हमसे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया है। देखो बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 इंसेंटिव के बारे में बताओ। ये नहीं पूछा गया है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में बताओ या नॉन फाइनेंशियल के बारे में बताओ। इन्होंने इंसेंटिव पूछे, इंसेंटिव में सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो इनका लाइन था जहां पे ये अपने एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी दे रहे थे, तो वहां से मुझे मिलता है जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, कि अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी फील करेंगे। जॉब सिक्योरिटी आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स नाम के इंसेंटिव के अंदर। और लास्ट वाला जो आपका पॉइंट था कि वो अपने एम्प्लॉयज को क्या दे रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भेज रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि, देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनके एम्प्लॉयज जा रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज का प्रमोशन हो और स्किल डेवलपमेंट हो। तो यहां पे कैरियर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि एम्प्लॉयज का जो कैरियर है वो अपने कैरियर में आगे बढ़े, करियर डेवलपमेंट की यहां पे बात हो रही है। तो इन 3 इंसेंटिव की बात हो रही है। आपको इन्हीं 3 जो है इंसेंटिव्स को बच्चा समझ में आ रहा है। केस स्टडी पढ़ के मैंने आपको तीनों इंसेंटिव ढूंढ के बता दिए। अब आप इनके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना एंड इनको अगर आप एक्सप्लेन करके आते हो तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको पूरे पूरे नंबर जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। और हमसे 3 इंसेंटिव यहां पे पूछे जा रहे थे। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, और आप एक बार इसको क्वेश्चन को देख लो। क्या ये कहता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा है और 3 बेनिफिट्स के बारे में पूछ रहा है। तो तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा और मैं क्वेश्चन नंबर 23 को आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले हैं। 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 23 को। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो चलिए देख लेते हैं यार वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज को। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली जब आप ट्रेनिंग की बात करते हो तो एम्प्लॉयज को दी जाने वाली ट्रेनिंग 2 तरीके की होती है। एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर ही जो है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आता है। सर ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? बेटा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दी जाने वाली या वर्कर्स को दी जाने वाली वो ट्रेनिंग है, सबसे पहले ये कि एक्चुअल वर्कप्लेस पे ये नहीं दी जाती है। एक्चुअल वर्कप्लेस से निकाल के एम्प्लॉयज को कहीं और ले जाया जाता है और वहां पे उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है। इसी को हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स बोलते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज को बिल्कुल वैसा ही जैसा उनका एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट है, एक सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। सर ये सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल बेटा जैसे असली वर्क इन्वायरमेंट होगा, जैसे असली चैलेंजेस आएंगे किसी भी मशीन को यूज करने के लिए या टूल या इक्विपमेंट को यूज करने के लिए, बिल्कुल वैसा ही एक कह सकते हो ना डेमो सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट बनाया जाता है, जहां पे जो वर्कर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं टूल्स को लेके, इक्विपमेंट्स को लेके और मशीन्स को लेके। सर इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो जिससे हम और अच्छे तरीके से समझ जाएं? हाँ बेटा मैं दे सकता हूं। देखो अगर आप शूटिंग सीखते हैं, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि आर्मी के जो लोग होते हैं या जो पुलिस के लोग होते हैं वो शूटिंग कैसे करते हैं? सीधे इंसान को गोली मार देते हैं। वैसे तो कायदे से देखा जाए तो उनका वर्क यही है कि भैया आतंकवादी घुसा है तो सीधे इंसान को गोली मार दो। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करते हैं? एक डमी ऐसा लोहे का आप कह सकते हो इंसान जैसा ही एक पेड़ पे लगा के और यहां पे उसके गोली मारते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट। ऐसे ही जब एक पायलट होता है बेटा तो उसको सीधे हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं दिया जाता है, उसको एक कॉकपिट दी जाती है जो बेसिकली कुछ नहीं है, वो हवाई जहाज की नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल्स हैं बिल्कुल वो बिल्कुल एक एरोप्लेन की तरह या फाइटर जेट की तरह ही होते हैं। वहां पे उसको प्रैक्टिस करनी होती है और फिर उसको जाके एक्चुअल एरोप्लेन जो है उड़ानी होती है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग मेथड होता है जहां पे एम्प्लॉयज को इक्विपमेंट, टूल या मशीन को चलाना सिखाते हैं। इसके अलावा कि ये एक रियल लाइफ की तरह एक्सपीरियंस होता है, इंसान को लगता है कि मैं बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले रहा हूं, है ना, लेकिन एक्चुअली में ये रियल लाइफ नहीं होता, ये सिर्फ एक डेमो होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसे हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब सर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 23 में, हमारा ऑप्शन नंबर ए तो हो गया और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। सर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग है उनके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहली बात तो बेटा ये कि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी होते हैं और एम्प्लॉयज को भी होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी हैं और इसके अलावा एम्प्लॉयज को भी हैं। अब हमसे क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि एम्प्लॉयज को होने वाले फायदों के बारे में बताइए। बेटा सबसे पहला फायदा तो यह है, आपसे 3 पूछे गए, मैं आपको 4 बताता हूं।
सबसे पहला फायदा तो यह है, जब भी किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है किसी मशीन को यूज करने के लिए, तो वो और ज्यादा केयरफुल हो जाता है और एक्सीडेंट कम होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट्स को थोड़ा कम कर दिया जाता है ट्रेनिंग देके, तो फ्यूअर एक्सीडेंट्स आप यहां पे लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप अगर एम्प्लॉयज की बात करो तो भाई ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज को क्या फायदा मिलता है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, यानी कि अब वो कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, कम टाइम कम पैसे में ही ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं अगर वो ट्रेंड रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयज की मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होती है। भाई अगर किसी को कोई स्किल आ जाएगी, है ना, तो वो जो है मार्केट में और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। बेटा देखो, एज अ एम्प्लॉय, जब आप किसी एम्प्लॉय के जो है नजरिए से देखें, तो हमेशा एम्प्लॉय कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ताकि उसका जो रेज्यूमे है, ताकि उसका जो सीवी है वो और ज्यादा निखर के सामने आए। यानी कि जब भी वो कहीं और जॉब करने के लिए जाए तो उसको वो बता पाए कि भाई मुझे ये काम आता है, मेरे को ये स्किल्स आती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है कि भैया चौथी चीज है आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जब भी आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे वो अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, टारगेट पूरे होंगे, उनको इंसेंटिव मिलेंगे, तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे। इनडायरेक्टली जॉब सेटिस्फैक्शन भी यहां पे एक मेन रोल प्ले करता है। तो एम्प्लॉयज को मिलने वाले 3 बेनिफिट आपसे पूछे गए थे, मैंने आपको 4 बेनिफिट्स बता दिए हैं। आप इन चारों में से कोई भी बेनिफिट लिख के आ सकते हो। और आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया, देखो, एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स, हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं 3 बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलने चाहिए। सर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब यहां पे जैसे ही मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 24 पे, तो मैं देख पा रहा हूं कि भैया यहां पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन की भरमार है। यहां पे पूछा गया है सबसे पहले, स्टेट एनी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस पूछे जा रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी बात मानो तो आप अपने पेपर में फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है ये बता देना। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली प्लानिंग क्या होता है? प्लान बनाना आज के लिए और फ्यूचर के लिए। जब आप प्लान बनाते हो पैसों से रिलेटेड, कि आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतना पैसा है और कल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने पैसे की जरूरत होगी, और आप उस पैसे को जुगाड़ने में लग जाते हो, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस पूछे गए, ठीक है भाई, हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का ए और क्वेश्चन नंबर 24 का बी। स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में 2 तरीके की कैपिटल है, एक तो है बेटा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और एक होती है वर्किंग कैपिटल। तो पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन बता दो, ठीक है, कि भैया एक कंपनी में 2 तरीके की कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जो कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल होती है उसके 3 फैक्टर्स पूछे गए कि किन्हीं 3 फैक्टर्स के बारे में बताओ कि फिक्स्ड कैपिटल को कौन कौन से 3 फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और फिर फिक्स्ड कैपिटल के 3 फैक्टर्स। चलो यार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हमसे पूछा गया है फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, ठीक है, और हमसे 3 पॉइंट पूछे गए, तो हम देखेंगे कि हम कितने पॉइंट इनको बता पाएंगे, ठीक है ना। पहला, दूसरा और तीसरा। पेन को कर दो चेंज और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग की 3 इंपॉर्टेंस पे आ जाओ। बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो मैक्सिमाइज कर देते हो आप वेल्थ को, कंपनी की जो ओवरऑल वेल्थ है ना उसका मैक्सिमाइजेशन हो, इस वजह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। बिजनेस के शॉक से और सरप्राइजेस से बचने के लिए, बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि टू डील विद बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का मतलब यह कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर समय पैसा जो है अवेलेबल रहे, ठीक है। इसके अलावा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, आप पूरी प्लानिंग करते हो ताकि आपका जो पैसा है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो, क्योंकि पैसा भी एक तरीके का रिसोर्स होता है, तो रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और बेटा चौथा क्या है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका जो प्रपोर्शन है वो बढ़िया हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये 4-5 आपसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी कंपनी में की जाती है ताकि उस कंपनी में कभी भी पैसों की कमी ना महसूस हो, हमेशा पैसा अवेलेबल रहे टू फाइनेंस ऑल द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड हम फिक्स्ड कैपिटल को जब डिटरमाइन करते हैं तो किन्हीं 3 फैक्टर्स के बारे में हमको बताइए। तो चलिए हम इनको बता देते हैं भाई कि 3 फैक्टर्स वो फिक्स्ड कैपिटल के कौन कौन से हैं, ठीक है। इन्होंने 3 पूछे, हम 4 की बात करते हैं। भाई सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल में आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन,
ठीक है, मैं आपको इसके रीजंस भी बता दूंगा, पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि यहां पे क्या बता रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात हो रही है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप लिख सकते हो, ठीक है, और आप एक और लिख सकते हो स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो ये हो गए आपके चार जो है फैक्टर्स जो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सर जी कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, कि जैसे मान लो कि आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करनी है। फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली होती क्या है, फिक्स्ड कैपिटल किसी भी कंपनी में लगाई हुई ऐसी कैपिटल होती है जो कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदने का काम करती है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है ना, उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। करंट एसेट्स खरीदने के लिए जिन पैसों की जरूरत होती है तो उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब फिक्स्ड कैपिटल की अगर बात की जा रही है तो देखो, जिस कंपनी में आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहते हो, यानी कि बिल्कुल अपडेटेड मशीनरी का यूज, बिल्कुल अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हो, तो अगर आप ये अपग्रेडेशन करना चाहते हो, अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो, है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको हर 2-3-4 महीने में नई टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नई नई मशीनरी खरीद के लानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चला रहे हो, अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी से ही अपना काम चला रहे हो, तो फिर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा नहीं लगेगी, तो फिर फिक्स्ड कैपिटल कम हो जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस पे आते हैं। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, अब देखो बेटा, प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब कुछ लाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप कुछ बना रहे हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब खरीद रहे हो, है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या हो जाएगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो एक ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न कौन सा होता है, जहां पे आप सिर्फ सेल और परचेज करते हो, तो फिक्स कैपिटल कम हो जाएगी। ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, जहां पे आप सिर्फ सेल और परचेज कर रहे हो, सेल परचेज, सेल परचेज, ठीक है, खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया। अब यहां पे किसी मशीन की जरूरत है नहीं, बहुत बड़ी लैंड की जरूरत है नहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग की जरूरत है नहीं, वहां पे तो आपको स्टोरेज, वेयर हाउसिंग रखनी है और बस आपका काम हो जाएगा, तो फिक्स कैपिटल यहां पे कम लगेगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। अगर कंपनी को ग्रो करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, यहां पे लिख देता हूं, अगर आपकी कंपनी को ग्रो एंड एक्सपैंड करना है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, और अगर ग्रो एंड एक्सपैंड नहीं करना है, अगर ग्रो एंड एक्सपेंशन नहीं करना है तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करना है, तो ज्यादा से ज्यादा लैंड, ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, पैसा ज्यादा लगेगा, फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना ही नहीं है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगी, ठीक है। लास्ट में आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आपके बिजनेस में आप चाहते हो कि हम लार्ज स्केल पे ऑपरेट करें, ठीक है, अब देखो बेटा, लार्ज स्केल में ऑपरेट करने के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा फिर आपको ज्यादा एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ज्यादा मशीनरी लानी पड़ेगी, ज्यादा सामान प्रोड्यूस करना होगा। लेकिन अगर आप छोटे से बिजनेस को करके खुश हो, स्मॉल स्केल में सेटिस्फाइड हो, तो फिर फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। तो बेटा ये हमसे पूछे गए थे क्वेश्चन के अंदर कि फिक्स्ड कैपिटल कब कम लगेगी, कब ज्यादा लगेगी, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल। तो बेटा वो मैंने आपको 4 पॉइंट ऐसे समझा दिए। अगर आपको ये पूरा के पूरे सारे पॉइंट समझने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हो, तो भैया उसका उपाय ये है कि इसी चैनल पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन शॉट मैंने पढ़ा रखा है, जाके वन शॉट को कवर कर लोगे तो इसमें जितने भी पॉइंट आते हैं मैंने आपको सारे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन वहां पे किए हुए हैं, ठीक है। अभी हमसे इस क्वेश्चन में 3 पूछे गए थे, हमने 4 बता दिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। स्टेट द फर्स्ट 4 स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब। यानी कि यहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात हो रही है। देखो लिखा हुआ है, स्टेट द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। देखो बेटा, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आते हैं रिक्रूटमेंट से, और रिक्रूटमेंट के बाद आप सारे कैंडिडेट में से बेस्ट बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चुन के लाते हो, बेस्ट इंसान को चुन के लाते हो, इसे हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है
कि सिलेक्शन के पहले 4 स्टेप पूछे गए, लेकिन मैं चलिए आपको पूरी की पूरी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो समझा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन हमसे भैया पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में इंटरनल आता है, एक्सटर्नल आता है। इंटरनल के सोर्सेज नहीं पूछे, इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस पूछे हैं, ठीक है, बेनिफिट्स पूछे हैं। तो चलिए ये भी भैया बात कर लेते हैं, 4 हैं तो हम भैया डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सिलेक्शन की प्रोसेस पूछी गई है ना, हमसे जो है सबसे पहले सिलेक्शन की प्रोसेस पूछी गई है, तो हम चलिए इनको सिलेक्शन की प्रोसेस बता ही देते हैं। तो भैया देखो, सिलेक्शन की प्रोसेस में सबसे पहला क्या आएगा, आप ये सोच के देखो, है ना बेटा। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात किया जाए तो सिलेक्शन की प्रोसेस में सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, है ना। यहां पे कैंडिडेट्स के रेज्यूमे को चेक किया जाता है और उनकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, इन सबको चेक कर लिया जाता है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हम लेते हैं उन लोगों का सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, यानी कि रिटन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट जो होता है वो बहुत तरीके का होता है, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बाद आप लेते हो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू ले लिया। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में भी पास कर जाता है, फिर हम इंटरव्यू के बाद उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। क्या करते हैं, हम उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं, यानी कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जो ये क्वालिफिकेशन बता रहा है वो